मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे द्वारा लिखे उपन्यास तीसरी शादी का पार्ट 3 है, तो चलिए सुनते हैं। दूसरे दिन नंदिनी की आँख जरा देर से खुलती है तो वह अपनी माँ से कहती है, अम्मा, सूरज सर पर चढ़ाया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? नंदिनी की माँ, तेरे बाबा से बोला था जाकर तुझे जगा दे। तेरे बाबा जगाने तो गए पर बिना जगाए आ गए। मैंने पूछा उठ गई तो कहने लगे, नहीं, बड़ी पक्की नींद लगी है उसकी। मेरे 2-3 बार आवाज़ देने पर भी नहीं जगी। लगता है रात को नींद देरी सी लगी है, वरना वह और इतनी देर सोती रहती। जब मैंने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ कहीं बुखार तो नहीं, तो कहने लगे, उसे आवाज़ लगाने के पहले उसका सर ही छूकर देखा था मैंने। बुखार नहीं है, बस पक्की नींद में सो रही है, दुबक्कर कंबल में। तू भी उसे मत जगाना, सोने देना, अपने मन से ही उठेगी जब उठना होगा। नंदिनी ने सरदारनी को गले लगाते हुए कहा, ओह मेरी प्यारी अम्मा, आज सारा काम तुझे करना पड़ा, थक गई होगी। चल अब थोड़ा आराम कर, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अपनी प्यारी बिटिया के मुँह से यह सुनकर अम्मा गदगद हो जाती है और आँखों में हल्की सी रुलाई आ जाती है। ये सोचकर कि कल को यह ससुराल चली जाएगी तो हम कैसे जिएंगे, ये घर तो वीरान हो जाएगा। नंदिनी को उनके आंसू न दिखे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उन्हें पहुँचने की कोशिश की, पर नंदिनी से कहाँ पहुँच पाई। उसने देख ही लिया। नंदिनी कुछ बोलती उसके पहले ही सरदारनी बोली, आँख में कचरा चला गया था, काम सारा हो गया है, तू जा जल्दी से नहा कर आ और खाना खा। मुझे जोरों की भूख लग रही है, तेरे ही उठने की राह देख रही थी। नंदिनी समझ रही थी कि उसकी माँ क्या सोचकर रो बैठी थी। वह जानती थी कि अक्सर उसकी माँ ये सोचकर कि एक दिन नंदिनी उनसे दूर हो जाएगी रो देती है। नंदिनी उन्हें बहुत समझाती है, अभी से ये सोच सोचकर क्यों दुखी होती हो अम्मा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी शादी करके, क्योंकि मैं भी कहाँ रह पाऊंगी तेरे बिना। तेरे हाथों से पहला निवाला अभी तक खाती हूँ अम्मा, उसके बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। कितनी कोशिश की है तूने मेरी ये आदत छुड़ाने की, लेकिन हर बात मेरे जिद के आगे हार गई, क्योंकि मैं तेरे न खिलाने पर खाना ही नहीं खाती थी। जब कभी तू मुझे लालच देकर मेरी जिद तोड़ने की कोशिश करती थी ना अम्मा, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। माँ, कैसे बताऊँ कि तेरे हाथों से खाना खाकर ही मेरा पेट भरता है और उस समय लगता है कि अभी भी मैं छोटी बच्ची हूँ। उस समय बचपन में चली जाती हूँ, बचपना महसूस करती हूँ, मन ही मन कहती हूँ नंदिनी। नंदिनी को सोच में डूबा देख उसकी अम्मा फिर बोली, क्या हुआ, जाना जल्दी नहा कर आ। नंदिनी अपने कपड़े उठाकर नहाने की ओर जाती हुई बोली, बस अम्मा, मैं 2 मिनट में नहा कर आई, तुम तब तक थाली लगा। नंदिनी की माँ थाली लगाकर उसका इंतज़ार करते हुए बैठी थी कि तभी सांझी आ जाती है, बाहर से ही नंदिनी को आवाज़ लगाते हुए। सांझी की आवाज़ सुन सरदारनी रसोई घर से ही कहती है, अरे सांझी बेटा, नंदिनी नहाने गई है, तू यहीं आ जा रसोई में। नंदिनी की माँ की आवाज़ सुन सांझी रसोई में आती है और देखती है कि नंदिनी की माँ ने उसकी पसंदीदा डुबरी महुए की खीर बनाई है। उसे सरदारनी के हाथ की बनी डुबरी बहुत पसंद थी। सरदारनी भी जानती थी, इसलिए उसने सांझी की रसोई में पहुंचने के पहले ही उसके लिए भी डुबरी परोस दी थी। सांझी बैठते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो मैं बड़े अच्छे समय पर आई, आज तो डुबरी बनी है। नंदिनी ने मुझे बुलाया नहीं आज डुबरी खाने। क्या बात है, नाराज़ है क्या मुझसे?
जब भी नंदिनी के घर डुबरी बनती थी, वह किसी बच्चे से कहकर सांझी को डुबरी खाने के लिए बुलवा लेती थी। सांझी की बात सुनकर नंदिनी की माँ उसको बताती है, बेटा आज तो नंदिनी को अभी पता ही नहीं है कि खाने में डुबरी बनी है। वह तो अभी सोकर उठी है, वरना खाने के पहले हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें बुलवा ही लेती किसी के हाथों संदेशा भेजकर। नंदिनी नहाकर आती है तो देखती है सांझी को डुबरी की खुशबू भी उस तक पहुंच जाती है। वह कहती है, अम्मा लगता है आज डुबरी की खुशबू सांझी के घर तक पहुंच गई थी, इसलिए ठीक समय चली आई बिना बुलावे के। सांझी चटाई बिछाकर उस पर बैठते हुए जवाब देती है, खुशबू तो नहीं, पर हाँ सपना ज़रूर आया था मुझे। और ये कहते हुए उसने अपनी प्लेट उठा ली और डुबरी चखकर बोली, बहुत स्वादिष्ट बनी है काकी। वैसे तो खाना खाकर आई थी, घर से पेट भरा हुआ है, पर आपकी डुबरी को खाने के लिए तो हमेशा भूख लगी रहती है मुझे। नंदिनी उसी की ओर देख रही थी। उसका ऐसे डुबरी पर टूट पड़ना देखकर वह कहने लगी, हमसे तो किसी ने खाने के लिए बोला ही नहीं और अकेले अकेले खाने लगी। ऐसी चटोरी सहेली भगवान किसी को ना दे। सांझी उसकी थाल उसके पास खिसकाती हुई बोली, तेरा ही घर है, देवी जी तुझे खाने के लिए निमंत्रण थोड़ी ना देंगे हम। चल बैठ और शुरुआत कर खाने की। सरदार ने लोटे से पानी को गिलास में डालती हुई बोली, नंदिनी मुझे भी भूख लगी है, अब लड़ना बाद में सांझी से, पहले बैठकर चुपचाप खाना खा ले। नंदिनी जैसे ही थाली के पास बैठी, उसकी अम्मा उसको अपने हाथ से खिलाने लगी, जिसे देख सांझी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अपने हाथ से खाना सीख ले बेटा, कोई सास नहीं मिलेगी तुझे ऐसे खिलाने वाली। नंदिनी सांझी को कहती है, अभी तू अपनी सास के बारे में सोच, जो 10 दिन बाद तुझे मिलने वाली है। मेरी जब मिलेगी तब देख लूँगी। वैसे कैसे आना हुआ सुबह सुबह? सुबह अभी तेरी हुई है, सबकी दोपहर हो गई है, सांझी ने कहा। हाँ हाँ पता है दोपहर हो गई है तो, नंदिनी ने कहा। तो क्या, जल्दी से तैयार हो और मेरे साथ चल शहर। मेरे बाबू तैयार बैठे हैं, मैं तुझे ही लेने आई थी, सांझी बोली। तो नंदिनी अपनी माँ की ओर देखने लगी, यह पूछने के लिए कि क्या उसे इजाज़त है। माँ भी उसके कुछ कहे बिना ही उसका इशारा समझ गई और खाना खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नंदिनी ने झटपट खाना खाया और तैयार होने चली गई। तब तक सरदारनी सांझी से उसकी ससुराल के बारे में अनेक प्रश्न करती रही और सांझी को जितना पता था वह उन्हें बताती रही। नंदिनी जब तैयार होकर आई तो सरदारनी ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, बेटा ये कुछ पैसे रख ले, शहर से अपने लिए भी सुंदर से कपड़े खरीद लेना सांझी की शादी के लिए। तू सहेली है उसकी, उसके साथ सबकी नज़रें तेरे ऊपर ही रहेंगी। तो सबसे सुंदर से कपड़े लाना शादी के लिए, नाक नहीं कटने देना सरदार की। कुछ पैसे उन्होंने सांझी को दिए तो वह मना करने लगी। तब सरदारनी बोली, बेटा तू मेरे लिए नंदिनी की जैसे ही है, पर तू शायद अपनी अम्मा की तरह नहीं मानती मुझे, इसलिए मना कर रही है, वरना कौन बेटी अपनी माँ के पैसे देने पर लेने से मना करती है। नंदिनी बहुत उत्साहित थी शहर जाकर खरीदारी करने को। उसने सांझी को डांट लगाते हुए कहा, अब देरी नहीं, महारानी को नाटक दिखला रही हैं। चल जल्दी से पैसे रख और चल, कहीं तेरे बाबू गुस्सा न करें। सांझी को याद आया कि वह अपने बाबू से 10 मिनट का बोलकर आई थी और यहाँ उसे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर तेज़ी से बाहर निकलते हुए कहा, बहुत देर हो गई है यार, अब तो अम्मा बाबू दोनों की सुनना पड़ेंगी। दोनों दौड़ती हुई सांझी के घर पहुँची तो देखा कि उसकी माँ उसके छोटे भाई को भेज ही रही थी नंदिनी के घर दोनों को बुलाने। उसके बाबू ने जल्दी से बैलगाड़ी पर बैठने को कहा। उसकी अम्मा पीछे से बड़बड़ाती रही, ज़्यादा भारी सामान ना खरीदना, यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं है,
सोच समझ कर खर्चा करना। वे ऐसा इसलिए कह रही थीं क्योंकि उन्हें पता था कि सांझी व उसके पिता दोनों ही बहुत खर्चीले हैं। एक पाई भी न बचेगी। एक तो लड़ लड़ कर ज़्यादा ले गए हैं, अब तो उन्हें ही अपनी बचत के पैसे निकालने पड़ेंगे अन्य खर्चों के लिए। नंदिनी व सांझी क्या क्या खरीदना है पर बातें करते करते कब शहर पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाबू ने जब कहा कि चलो अब यहाँ से पैदल चलकर ही बाजार तक जाना होगा, तो एक दूसरे को देखती हुई झट से बैलगाड़ी से नीचे उतर गई और सांझी के पिता पीछे पीछे चलने लगे। शहर में एक ही जगह कपड़ों की, चूड़ियों की, सब की दुकानें थीं। चूँकि आज बाजार का दिन था तो सड़क पर रोज़ की अपेक्षा भीड़ भी बहुत थी, जिससे दोनों को चलने में दिक्कत हो रही थी। सांझी के बाबू आगे निकल गए तो दोनों बेचैन होने लगी कि अब उन तक कैसे पहुँचे, कहीं वो और आगे न निकल जाए, वे दोनों कहीं गुम न जाए इस भीड़ भाड़ में। इसलिए सांझी ने बहुत ज़ोर से अपने बाबू को आवाज़ दी, जिससे आसपास के सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। आवाज़ सुनकर सांझी के बाबू वहीं रुक गए और आसपास के लोगों ने भी उन्हें रास्ता दे दिया उन तक पहुंचने के लिए। सांझी बाबू के साथ जितना अपने मन की बात बोल लेती थी, अपनी बात मनवा लेती थी, उतनी अम्मा के साथ नहीं, क्योंकि उसकी अम्मा बहुत क्रोधी स्वभाव की तथा बाबूजी बड़े शांत स्वभाव के हैं। जब सांझी की शादी की खरीदारी पूरी हो गई तो नंदिनी ने भी अपने लिए कपड़े लेने चाहे, पर वहाँ उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। शाम हो गई थी, सूरज ढलने को था। सांझी के बाबू को अब जल्दी घर पहुँचने की पड़ गई थी, तो नंदिनी ने तय किया कि अभी शादी को 1 हफ्ता है, वह 2-4 दिन में अपने बाबू के साथ आ जाएगी। पर सांझी को तभी एक दुकान पर नंदिनी की पसंदीदा नीले कलर का लहंगा दिखा। उसने कहा, नंदिनी उधर देख, उस दुकान पर। उसका मुँह अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए। नंदिनी की नज़र जैसे ही उस लहंगा पर पड़ी, वह खूब खुश होते हुए बोली, ऐसा ही लहंगा तो मैं ढूंढ रही थी, और सांझी को लेकर जल्दी से दुकान की ओर चल पड़ी। सांझी के बाबू ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि दुकान पर जाकर नंदिनी व सांझी सामान पसंद नहीं आने पर बिना हिचक लौट आती थीं, पर उन्हें ऐसे बार बार लौटना अच्छा न लगता था। उनकी सोच थी, कपड़ा ही तो है, तन ढकने के लिए, इसमें इतना सोचना विचारना क्या। नंदिनी को उसकी पसंद के कपड़े मिल गए, उसका आना भी सार्थक हो गया। इसलिए सांझी बोली, अब सरदार का एक दिन खराब होने से बच गया, वरना तुम तो कल से ही उन्हें परेशान करती और जिद करके उन्हें परसों तक ले ही आती। सांझी की बातें सुन नंदिनी सिर्फ मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। घर आकर जब नंदिनी ने लहंगा सरदारनी को दिखाया तो उन्होंने उसे पहनकर दिखाने को कहा। जब नंदिनी वह पहनकर उनके सामने आई तो बिल्कुल राधा रानी लग रही थी। मेरी प्यारी रानी, कहते हुए उन्होंने उसकी नज़र उतार ली। वहीं सांझी जब अपने घर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के कपड़े उन्हें दिखाए, ताकि उनका गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाए और वे सारा पैसा खर्चा करने पर दोनों को डांटने लगाए। सांझी की माँ सांझी की यह चाल समझ गई और बोली, बेटा अब मेरे गुस्सा करने से क्या होगा, कुछ नहीं, पैसे तो खर्चा कर ही दिए, अब मस्का न लगाओ और दोनों बाप बेटी वह हाथ धोकर खाना खाओ। सांझी के पिता उनकी बातें सुन बोले, पैसे तो हाथों का मेल है, कल फिर आ जाएंगे भगवान की कृपा हुई तो। चारों ओर सांझी की शादी की धूमधाम है। लड़के वाले बारात लेकर गांव में प्रवेश कर चुके हैं। सांझी व नंदिनी के पिता और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बारात के स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। विजय भी इस शादी में बढ़ चढ़कर शरीक हुआ है। सांझी के पिता ने विजय को खाने का सारा प्रबंध देखने की जिम्मेदारी दी है, जिसे वह बखूबी निभा रहा है। नंदिनी की माँ विजय की कार्यकुशलता से बहुत ही प्रभावित है।
वह अपने बगल में बैठी हुई महिला से विजय की तारीफ करते हुए कहती है, बड़ा ही होनहार और मेहनती लड़का है और अनजान होकर भी ना ही परायापन महसूस करता है, ना ही दूसरे को करने देता है। देखो ना, शादी के कामों में ऐसा व्यस्त है जैसे लड़की का सगा भाई हो। अपनी माँ के मुँह से विजय की तारीफ सुनकर नंदिनी मन ही मन खुश होती है और सबको शरबत देकर सबसे छुपाकर एक नज़र विजय के ऊपर डालती है तो देखती है कि विजय ने ना ही कपड़े बदले हैं, ना ही मुँह हाथ धोया है। वह पसीने से लथपथ सबकी खातिरदारी में व्यस्त है। यह देख नंदिनी का मन दुखी होता है। वह जाकर सांची को यह बात बताती है। सांची नंदिनी को अपने भाई के कपड़े लाकर देती है और कहती है, ये कपड़े विजय को पहनने के लिए दे दो। नंदिनी को वह कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वह खुश होकर विजय के पास जाती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, आज तो आप पूरे खानसामा लग रहे हैं, पसीने से लथपथ व कपड़ों में खाने के दाग। अरे जरा अपना हाल देखिए आप। अब सब काम पर विराम लगाकर जाइए और मुँह हाथ धुलकर ये कपड़े पहन लीजिए। अभी तक विजय अपने काम में ही लगा था। उसने नज़र उठाकर नंदिनी को देखा तक नहीं था, लेकिन नंदिनी की कपड़े बदलने वाली बात सुन विजय ने नंदिनी की ओर देखते हुए पूछा, पर मैं तो कपड़े लाया ही नहीं, फिर ये कपड़े? अपनी बात कहते हुए जब विजय की नज़र नंदिनी पर पड़ी तो वह नंदिनी की खूबसूरती में एक पल को खो सा गया। नीले कलर की चंगिया चोली में नंदिनी वला की खूबसूरत लग रही थी। विजय ने नंदिनी की तारीफ करते हुए कहा, नंदिनी जी, यह कलर आपके ऊपर बहुत जच रहा है। विजय के मुँह से पहली बार अपनी तारीफ सुनकर नंदिनी शर्मा गई और सिर नीचे कर बोली, मेरी सहेली की शादी है तो मुझे तो सुंदर लगना ही पड़ेगा। और फिर इठलाती हुई बोली, अपनी शादी में इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। नंदिनी की बात सुन विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और विजय के सामने नंदिनी का दुल्हन रूप घूमने लगा, जिसमें विजय खो सा गया। उसे खोया हुआ देखकर नंदिनी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, सपने बाद में देख लेना, अभी जाकर ये कपड़े बदल लीजिए। विजय ने मना किया तो नंदिनी ने कहा, ये सांझी ने दिए हैं और पहनने के लिए कहा है, यदि आप नहीं पहनेंगे तो उसे बुरा लगेगा। आज उसकी शादी है तो उसका मन रखने के लिए पहन लीजिए। विजय ने नंदिनी से कपड़े ले लिए तो नंदिनी विजय के कान में धीरे से, इन कपड़ों में आप भी सुंदर लगेंगे, कहकर मुस्कुराती हुई चली गई और विजय उसे निहारता रहा। सांची 7 फेरे ले अपने ससुराल विदा हो गई थी और अपने पीछे नंदिनी की ज़िंदगी में एक सूनापन छोड़ गई थी। सांची व नंदिनी बचपन से पक्की सहेली थी। अपने मन की हर बात, हर दुख सुख एक दूसरे से साझा कर लेती थीं। एक दूसरे से मिले बिना दोनों एक दिन भी नहीं रह पाती थीं। सांझी की शादी होने के कारण सबसे ज़्यादा अकेलापन नंदिनी के जीवन में आ गया था, जिसे भरने के लिए नंदिनी का झुकाव विजय की ओर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। अब नंदिनी अपने मन की सारी बातें, अपने सारे सुख दुख विजय को सुनाने लगी थी। विजय उसकी बातों को न केवल सुनता बल्कि उसके सुख दुख में उसके साथ भी खड़ा रहता। सांझी की शादी में सबसे ज़्यादा काम उसकी प्रिय सखी नंदिनी ने किया था। नंदिनी ने ना रात देखी, ना ही दिन, और ना ही अपनी सेहत का ध्यान रखा। शादी की तैयारी के लिए सिर्फ 10 दिन का समय मिला था। इतने कम समय में ही घर बाहर दोनों के कार्य जैसे खरीदारी, सिलाई, रंगाई पुताई, सभी कार्य जो सांझी की शादी में नंदिनी को दिए गए, नंदिनी ने खुशी खुशी किए, बिना किसी नानुकर के। वैसे तो नंदिनी सरपंच की बेटी थी, पर सांझी के परिवार के लिए वह सांझी की जैसी ही थी। नंदिनी ने कभी भी सरपंच की बेटी होने का दम सांझी को नहीं दिखाया था।
दोनों की दोस्ती के कारण दोनों के परिवार वालों में भी बहुत मेलजोल था। सांझी की शादी के कार्यक्रम में विजय बहुत व्यस्त रहा, इसलिए वह अपनी डायरी में कुछ लिख नहीं पाया, जो कि वह रोज रात को लिखता था और सबसे छुपा कर रखता था। विजय क्या लिखता था, क्यों लिखता था, ये तो केवल विजय ही जानता था। सांझी की शादी के हर रस्म रिवाज को विजय बड़ी उत्सुकता से देखता। उन रस्म रिवाज को लेकर उसके मन में जो भी प्रश्न होता, वह वहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों से वह सवाल पूछता और उनके दिए उत्तर को बड़े ध्यान से सुनता। उसे ऐसा करते हुए देख नंदिनी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थी। उसे लग रहा था कि विजय उसके कबीले में रच बस गया है, पूरे दिलो दिमाग व तन मन से। अब कबीले के लोगों को भी विजय को अपनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। बहुत ही कम समय में विजय अनजान होते हुए भी सभी को अपना सा लगने लगा था। सांझी की शादी से निपट कर जैसे ही विजय अपनी कुटिया में आया तो दरवाज़ा बंद कर अपनी पेन कागज़ उठाकर तुरंत लिखने बैठ गया। विजय के मन में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे वह शब्दों में पिरोकर अपने मनोभावों को कागज़ पर उकेर रहा था। विजय लिखने में बहुत इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कब रात ढल गई। सुबह मुर्गे की बांग सुन विजय चौंक गया। तो दोस्तों, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।